बच्चों वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग सेकंड बुक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हाइड्रोकार्बन। देखो इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा होता है और ये है यूनिट 9 आपका हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों इससे पहले जो है मैंने ऑर्गेनिक का वीडियो ऑलरेडी मैंने दे रखा है, तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखें जाकर के जरूर देख लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बच्चों शुरू करते हैं आज चैप्टर हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो आता है हमारा एल्केन। ठीक है, तो देखो बच्चों हाइड्रोकार्बन के बेसिकली क्या हो गए, दो पार्ट हो गए। एक तो हो गया हमारा सैचुरेटेड, है ना। तो सैचुरेटेड में कौन आएगा बच्चों, एल्केन आ जाएगा, है ना। और अनसैचुरेटेड में कौन कौन आएगा, अनसैचुरेटेड में बच्चों जो आ जाएगा हमारा, अनसैचुरेटेड में आ जाएगा एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो या फिर आपका बेंजीन रिंग हो। ठीक है, तो ये सब के सब बच्चों आ जाएंगे अनसैचुरेटेड में। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्केन से। ठीक है, तो देखो बच्चों एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, है ना। IUPAC नेम आप लोग जानते हो इसके एल्केन के लिए, है ना। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH3 अगर मान लो इसका नाम है CH3 है, तो क्या करते हैं हम लोग 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बच्चों आप लोग इस तरह से एल्केन के IUPAC नेम तो जानते होंगे, तो मैं सीधा चलता हूं इसकी प्रिपरेशन पे। ठीक है बच्चों, तो एल्केन में बेटा जी इस होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, मीथेन से लेकर के स्टार्ट होकर के वो जो है 10 कार्बन डिकेन तक जो है मोस्टली हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग इसकी प्रिपरेशन। तो टॉपिक क्या है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो देखो बच्चों एल्केन को हम लोग किस किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन, तो देखो जब बहुत ही आसान है रिएक्शन ये। जैसे कि मान लो अगर हमने कोई एल्कीन लिया, जस्ट लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अगर इससे हमें बनाना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो आप देख रहे हो बच्चों इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, इसमें एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, यानी कि हमें ऐड करना पड़ेगा सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2, है ना। तो जब हम लोग हाइड्रोजन डालते हैं तो उसके लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, जो ले सकते हैं हम लोग Na ले सकते हैं, PT ले सकते हैं, PD ले सकते हैं। तो ये सब के सब जो है ना मेटेलिक सरफेस होते हैं, जो हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करके रखता है और जिसके बाद ये रिएक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया हमारा फ्रॉम एल्कीन का, है ना। ये क्या है हमारा इथीन, है ना, और इससे क्या बना हमारा इथेन। अब अगर मान लो दूसरा लिया मैंने, एल्काइन ले लिया मैंने, जैसे कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और इससे पुत्र बनाना है हमें HCH सिंगल बॉन्ड H और H, है ना, इथेन, इथेन हमें बनाना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन डालेंगे सेम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो इस तरह से क्या होगा, एल्कीन और एल्काइन से हमारा ये जो है बन जाएगा एल्केन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या है सेकेंड रिएक्शन है हमारा, उसमें है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, है ना। तो देखो एल्काइल हैलाइड में क्या होता है बच्चों, एक्सेप्ट फ्लोराइड, ठीक है ना, एक्सेप्ट फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड, फ्लोराइड, है ना बच्चों। फ्लोराइड के केस में बेटा ये रिएक्शन नहीं होगा। होगा क्या हमारा कि जब हम लोग RX पे हम लोग डालते हैं बच्चों, मेनली डालते हैं हम लोग Zn और HCl, ठीक है, RX पे हम लोग मेनली डालते हैं Zn और HCl, ठीक है, Zn प्लस HCl डालते हैं, कहीं कहीं पर आपको लिखा रहेगा Zn और H प्लस। तो होगा क्या बच्चों कि ये देखो एसिड जब भी हमारा मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन देता है ना। अगर मान लो बच्चों मैं यहां पर लिखूं तो Zn जो है वो HCl से रिएक्ट करके क्या देना चाहिए, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज करता है ना। तो ये बच्चे देगा हाइड्रोजन, है ना,
साथ साथ बन जाएगा हमारा ZnCl2। तो यही जो हाइड्रोजन का H2 है उसमें से क्या होगा बच्चों, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, है ना, और ये इसके साथ मिल करके प्रोडक्ट क्या बना लेगा, RH प्लस HX, है ना। तो मैंने कहा बच्चों कि फ्लोराइड इसमें हम लोग यूज इसीलिए नहीं करते क्योंकि फ्लोराइड और कार्बन का बॉन्ड काफी स्ट्रांग भी होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन जो है सबसे बेकार जो है लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। लिविंग ग्रुप का मतलब है कि दूसरा कोई अगर आ रहा है तो उसको वहां से निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो फ्लोराइड जो है एक बेकार सा लिविंग ग्रुप होता है और बॉन्ड भी काफी स्ट्रांग होता है, इसीलिए हम लोग जो है फ्लोराइड को इस रिएक्शन से यूज नहीं करते प्रिपरेशन में, ठीक है बच्चों। तो ये दो मेथड हो गया बेटा जी एल्केन का। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग वुर्ज रिएक्शन की तरफ। एल्काइल हैलाइड से ही जो है बनेगा हमारा वुर्ज रिएक्शन। ये जो वुर्ज रिएक्शन है बच्चों एक नेम रिएक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। तो इस वुर्ज रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना है कि एल्केन बनता है हमेशा सिमेट्रिक, ठीक है। तो बेटा जी थर्ड रिएक्शन है हमारा, ठीक है, वुर्ज रिएक्शन, ठीक है। तो ये बच्चों एक नेम रिएक्शन है, क्या तो इसमें लिखना पड़ेगा कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड, दिस रिएक्शन is used to prepare only symmetric alkane, only symmetric alkane, symmetric alkane where alkyl halide reacts with sodium metal, reacts with sodium metal in presence of dilute ether, या in present metal in presence of dry ether भी है, metal sodium metal in presence of dry ether, ठीक है बच्चों। थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, ड्राई ईथर। तो देखो बच्चों इसमें होता क्या है रिएक्शन हमारा कि जैसे देखो इसमें दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड का, ठीक है, उस पर हमने डाल दिया सोडियम मेटल, ठीक है। तो यहां पर जब डालेंगे हम लोग ड्राई ईथर मीडियम, ठीक है, तो क्या होगा, ये दो हैलाइड जो है दो सोडियम के साथ चला जाएगा और ये आर खुद के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है बच्चों। अब इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, कुछ एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये जैसे कि बच्चों अगर मॉलिक्यूल दे रखा है आपको CH3 CH CH3 CH2Cl, है ना, और उस पर उसने लिख दिया Na और ड्राई ईथर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको बच्चों क्या करना है, सेम मॉलिक्यूल एक बार और लेना है, ठीक है। यानी कि देखो कैसे प्रोडक्ट निकलेगा इसका, CH3 CH CH3 CH2Cl प्लस 2 सोडियम का मेटल, और फिर से लिखेंगे जैसा मॉलिक्यूल था वैसे हम रिपीट कर देंगे, CH2 फिर है CH CH3 एंड CH3, है ना बच्चों। मैंने क्या किया, इसी मॉलिक्यूल को दो बार लिख लिया, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों के दोनों Cl को दोनों सोडियम के साथ मिला के हटा देंगे और इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे, है ना बच्चों। ये CH2 CH2 से ज्वाइन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 एंड CH3, है ना। साथ में हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 2NaCl, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने बताया मेथड जो है कैसे बनाते हैं उसको, ठीक है, बट आप सीधा प्रोडक्ट ये बनाओगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इस वुर्ज रिएक्शन से हमेशा सिमेट्रिक एल्केन ही क्यों बनता है, ठीक है, मतलब कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि जो है ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले जो है एल्केन बन जाए, है ना। तो बच्चों जब भी हमें ऑड नंबर वाला कार्बन अगर हमें लेना होगा, अगर प्रोडक्ट बनाना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो बच्चों ये तो आपको नोट डाउन करना है, मैं उस क्वेश्चन के लिए जो है आंसर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि अगर मान लो बच्चों इस मेथड से अगर मुझे चाहिए प्रोपेन, ठीक है, तब तो आप कहोगे कि सर एक काम करो, आप ले लो एक CH3 CH2Cl, है ना,
या Br भी ले सकते हैं, Br ज्यादा बढ़िया काम करेगा, है ना, प्लस CH3Br, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, है ना। इसके लिए अगर हमें प्रोपेन बनाना है तो आप लोग क्या कहोगे, फिर 2 कार्बन का और 1 कार्बन का ले लेते हैं, ताकि जो है आपस में जो है ना, आपस में इस तरह से जुड़ कर बना लेंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों कि ये मॉलिक्यूल खुद के साथ ये कंबाइन करके ब्यूटेन बना लेगा, ये खुद के साथ कंबाइन करके क्या होगा, इथेन भी बना लेगा और साथ साथ प्रोपेन बना लेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से सोचो कि यहां पर एक मॉलिक्यूल और यहां एक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारे पास एक ही बॉल है, व्हाइट बॉल, एक बॉल है रेड बॉल। आप ये सोचो इसके एक मोल है, यानी कि एवोगाड्रोज नंबर ऑफ व्हाइट बॉल है और एवोगाड्रोज नंबर ऑफ ये रेड बॉल है ना। तो क्या होगा बच्चों, अगर सारे बॉल को आप एक ही जगह कंटेनर में डाल दोगे तो पॉसिबिलिटी है कि व्हाइट व्हाइट से टकरा करके इसका डबल बन जाए, रेड रेड से टकरा करके क्या होगा, इसका डबल बन जाए, या फिर व्हाइट रेड से टकरा करके ये बन जाए, ठीक है। तो यानी कि जब हम अलग अलग एल्काइल लेंगे इस मेथड से बनाने के लिए, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। तो इन सब की बॉइलिंग पॉइंट जो है नियरली सेम होती है, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछेगा कि ऑड नंबर वाला एल्केन क्यों नहीं बनाते, तो हम कहेंगे कि फॉर ऑड नंबर ऑफ एल्केन टू प्रिपेयर ऑड नंबर ऑफ एल्केन वी हैव टू टेक 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, है ना, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म आर नियरली सेम व्हिच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते बच्चों। तो अब बच्चों चलते हैं हम लोग आगे। वुड्स रिएक्शन के बाद आता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, है ना। इसमें सबसे पहला है हमारा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है कि जितने रिएक्टेंट में कार्बन होते हैं उससे एक कार्बन कम आपका एल्केन बनता है, ठीक है। तो बेटा जी ये लेते हैं, फोर्थ रिएक्शन है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान देने वाली क्या है कि प्रोडक्ट एल्केन हैज 1 कार्बन लेस देन एसिड ऑफ रिएक्टेंट। तो जो भी हमारे पास रिएक्टेंट जो एसिड था उससे 1 कार्बन लेस हमारा जो है एल्केन बनेगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि RCOONA ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस पर अगर हमने सोडा लाइम डाल दिया NaOH और CaO के साथ अगर आप हीट कर देते हो, ठीक है ना बच्चे, तो यहां देखो R के साथ एक्स्ट्रा कार्बन भी है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा RH प्लस Na2CO3, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो आया हमारा एक एल्केन बन गया, ठीक है। तो बच्चों इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मान लो आप CH3COONA लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड CaO और हीट कर दिया, तो देखो बच्चों ये क्या है, 2 कार्बन का है, तो हमें क्या होगा, C डबल को छोड़ के जो बचा हुआ एल्काइल ग्रुप उसमें हाइड्रोजन लग जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH4 प्लस Na2CO3, ठीक है। अगर मान लो किसी ने कहा ठीक है ऐसा करो, इसके प्रोडक्ट बताओ, बेंजीन के साथ किसी ने दे दिया COONA प्लस, तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए बच्चे COO वाला पोर्शन को अलावे जो भी पोर्शन हो उसमें H लग जाता है, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारा बेंजीन रिंग, है ना, प्लस Na2CO3, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर क्या है कि जितने कार्बन, देखो यहां पे इसको क्या कहते हैं, सोडियम इथेनोएट, और ये क्या बना हमारा मीथेन, क्योंकि यहां 2 कार्बन था इसलिए इथेनोएट था, यहां मिला हमें 1 कार्बन का, यहां था हमारा सोडियम बेंजोएट, इससे बना हमारा बेंजीन रिंग, है ना बच्चों। तो ये है बेटा जी इसका प्रिपरेशन, ठीक है। तो बेटा ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, इसी एसिड का ही एक पार्ट है हमारा, वो है कॉल्वेज रिएक्शन, ठीक है। इसमें वुड्स रिएक्शन की तरह ही प्रोडक्ट बनता है हमारा, ठीक है, लेकिन वहां पर एल्काइल हैलाइड की जगह पे हम लोग एसिड का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि हमने ले लिया कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस,
इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये नंबर कौन सा था बेटा, आप लोग देख लेना, 5th या 6 जो भी था रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे RCOO है हमारे पास, है ना, इसका अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम लोग करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा RR प्लस CO2 प्लस H2। तो ये सब के सब जो है प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में करते हैं। तो एनोड पे क्या होता है रिएक्शन, इसको देखो। तो ये ले लिया बेटा जी हमने 2RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। O नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चे कि इसके पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है ना। क्योंकि अगर आपको मैं दिखाऊं तो ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर रखा है इसके साथ बॉन्ड बनाने में, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया होगा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन छीन लिया होगा, तो वो कंपेंसेट कर गया होगा, इसलिए यहां पर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसके लूज कर दिए, तो 2RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल रह गया, ठीक है बच्चों। अब क्या है इसके पास, ठीक है ना, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल ने क्या किया बच्चे, ठीक है ना, इसने हर एक मॉलिक्यूल ने क्या किया यहां पर कि एक एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लूज कर लिया, ठीक है। अगर बच्चों इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो आप ये समझ सकते हो, O के पास कितने थे, ये, ठीक है, यहां पर थे, ठीक है। अगर उसने क्या किया कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिए होंगे, है ना, तो हाइड्रोजन जो है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस ऑक्सीजन का और एक इस हाइड्रोजन का, है ना। तो 1 2 3 4, एक 5 तो इसका खुद का होगा और एक इसने इस हाइड्रोजन का ले लिया होगा, इसीलिए क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना बच्चे। तो यहां पर क्या रह जाता है बेटा, ये इस तरह से रह जाता है हमारा फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, यहां पर होमोलिटिक फ्यूजन होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन को इनवाइट कर रहा है कि मेरे पास एक फ्री रेडिकल है, इसके साथ तुम क्या करो, बॉन्ड बना लो, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट जाता है और ये दोनों अपनी मर्जी से अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, 2R फ्री रेडिकल और इसका जो फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे, CO के बॉन्ड, है ना, वैसे लीनियर शेप होता है, तो मैं ऐसे दिखा देता हूं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों। और ये जो दोनों R हैं, ये दोनों फाइनली क्या करते हैं, R सिंगल बॉन्ड R बना लेते हैं। ये सब कहां होता है, एनोड पे, ठीक है। अब एट कैथोड, यहां हमने लिखा एट एनोड, अब मैं कहूंगा एट कैथोड, है ना। तो कैथोड में क्या होता है बच्चों कि H2O जो होता है ना, उसको दिया हमने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाता है, ये HO नेगेटिव, ठीक है, प्लस एक H फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, इसको आप इस तरह से सोचो कि H प्लस और HO नेगेटिव बन गया यहां पर, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया मैंने, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस H को दे दिया, तो क्या बन जाएगा फिर, ये एक इलेक्ट्रॉन वाला H प्लस HO नेगेटिव बन गया, है ना। तो यही जो H फ्री रेडिकल है हमारा, ये दोनों क्या करेगा बच्चों, ये दोनों जो है आपस में फाइनली क्या होगा, 2H प्लस मिल करके H2 बना लेता है, ठीक है। और इस तरह से बच्चों वहां CO2 भी निकल गया और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, ठीक है। तो ये आता है बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस का, हमारा कॉल्विज इलेक्ट्रोलिसिस का। तो इसका अगर एक एग्जांपल देना हो, है ना, तो कहेगा कि अगर बताओ CH3COO माइनस K प्लस का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कौन सा एल्केन बनेगा, तो क्या कहोगे बच्चों, ये जो एल्काइल ग्रुप है उसका डबल, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मान लो यहां पर किसी ने कह दिया C2H5COO माइनस K प्लस का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तब, तो कहोगे ये C2H5 का डबल हो जाएगा, C2H5, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा जी, ये प्रिपरेशन हो गए हमारे सारे के सारे एल्केन के। अब चलते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की, है ना। तो देखो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो सबसे पहली बात देखो बेटा, जितना कार्बन एटम बढ़ता चला जाता है ना, उतना ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, और जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा उतना ही क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता चला जाएगा, और उतनी ही ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कार्बन एटम, इंक्रीज इन सी एटम्स। कहोगे सर मतलब? तो देखो बच्चों, क्या होता है कि फर्स्ट 4 मेंबर जो होते हैं इसके, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या होते हैं, गैस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पेंटेन होता है उसका जो नियो फॉर्म है वो भी हो जाता है गैस, बाकी का होता है लिक्विड, लेकिन वो नियो फॉर्म हो जाता है इसमें। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, हम कह सकते हैं कि मीथेन है ना, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, गैस होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका 17 तक, ठीक है ना, मतलब C12 जो है अगर आप कार्बन एटम कर दोगे है ना, तो वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, C17 तक जो है ऑलमोस्ट वो होता है हमारा लिक्विड। उसके आगे हाइयर जितने होते हैं कार्बन एटम वो हो जाते हैं सॉलिड। ठीक है, तो यहां पर बच्चों एक ध्यान रखने वाली बात सेकंड ये है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अच्छा बच्चों, ये ब्यूटेन को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये क्या होता है हमारा LPG, और ये मीथेन को भी जानते होंगे आप लोग, ये क्या होता है CNG, है ना। मीथेन क्या होता है, नेचुरल गैस, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, और ये होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है बच्चों, मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ठीक है ना बच्चों, तो अब जैसे देखो बच्चे, अगर हमारे पास पेंटेन है CH3, CH2, 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 CH3, ये हो गया हमारा N पेंटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है N पेंटेन। अब इसी में देखो बच्चों, अगर मैंने ले लिया CH3, CH3, CH2, CH3, इसको कहते हैं हम लोग आइसोपेंटेन। आइसो का क्या पहचान है बच्चों, एक कार्बन जो डायरेक्टली 2 CH3 से जुड़ा हुआ है, और लास्ट वाला है हमारा CH3C, CH3, 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 है ना। तो ये हो गया बच्चों नियोपेंटेन। ठीक है, तो नियोपेंटेन, तो आप लोग बच्चों जैसे देख रहे होंगे क्या हो रहा है हमारा, कि कार्बन एटम जो है वो तो सेम है सब में, लेकिन इससे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट उससे कम, फिर इससे भी ज्यादा ब्रांचिंग इसमें, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज करता है ना, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, है ना। क्यों बच्चों, क्योंकि क्या होता है, जितना आपका ब्रांचिंग बढ़ता जाएगा सरफेस एरिया जो है मॉलिक्यूल का उतना डिक्रीज करता जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये होता है बच्चों हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया। अब चलते हैं बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज में जो देखेंगे इसका रिएक्शन, उसमें से आता है बच्चों, क्योंकि ये सैचुरेटेड है तो मोस्टली जो रिएक्शन शो करेगा बच्चे, ये क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और किस तरह से करता है बच्चों इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो देखो बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में सबसे पहला है हमारा हैलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, हैलोजनेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जब भी हम किसी एल्केन पे हम लोग अगर डालते हैं कोई भी हैलोजन, है ना, जैसे कि मान लो बेटा जी लिया CH4 प्लस Cl2 लिया,
इन प्रेजेंस में सनलाइट ले सकता हूं, यूवी रेज ले सकता हूं, हीट ले सकता हूं। ये सब बच्चों क्या करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इसका और एक Cl इसका आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl और HCl, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट हो गया बच्चों, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन में अगर Cl2 हमारा एक्सेस में है तो रिएक्शन आगे कंटिन्यू होता है। इसमें क्या हो जाएगा कि जो CH3Cl है वो फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बनाएगा ये CH2Cl2 प्लस HCl, है ना। इसी तरह से फिर से करेगा रिएक्शन ये, तो जो CH2Cl2 था उस पर अगर Cl2 आपने डाल दिया तो क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस HCl। और इसको जानते हो ना बच्चों, ये है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो बेहोश करने के लिए पहले यूज करते थे। और लास्ट है कि जैसे कि अगर CHCl3 है, इसको फिर से क्लोरीन दे दिया तो क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि हमारा क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये बच्चों होता चला जाता है कब, जब Cl2 हमारा एक्सेस हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर ये लिमिटेड होगा तो फिर ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अब बच्चों इसका मैं मैकेनिज्म करके बताता हूं कि ये काम कैसे करता है, ये रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो है हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बल्कि मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी में जो गिवन है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी को 100% फॉलो करो, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें सबसे पहला आता है चेन इनिशिएशन, इनिशिएशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि चेन जो है इनिशिएट हो रहा है। तो देखो बच्चों, Cl सिंगल बॉन्ड Cl का बॉन्ड था, है ना। इस पर अगर मैंने हीट दे दिया या सनलाइट दे दिया या यूवी रेज दे दिया, है ना, तो फ्री रेडिकली क्या होगा, ये फ्री रेडिकल जैसे ना होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, तो यहां पर क्रिएट हो जाएगा हमारा फ्री रेडिकल्स 2Cl के, ठीक है। उसके बाद बच्चे सेकंड आता है प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा कि जैसे कि CH4 के पास अगर गया ये Cl फ्री रेडिकल, ठीक है, तो यहां से बना लेगा ये CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl, ठीक है। इसमें बेटा जी ले लिया ए पार्ट। फिर बी पार्ट में क्या होगा कि ये जो CH3 फ्री रेडिकल है फिर Cl2 के साथ जाएगा, तो यहां पर बनाएगा ये CH3Cl फ्री रेडिकल प्लस जो है Cl फ्री रेडिकल, प्लस Cl फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है। ये यहां तक तो बेटा प्रोपेगेशन है, ठीक है। और लास्ट है बच्चों टर्मिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको बेटा थर्ड में लिख लेता हूं मैं, टर्मिनेशन स्टेप कह सकते हैं इसको, या टर्मिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। टर्मिनेशन स्टेप की बात करूं मैं, है ना, तो जो जो बेटा हमारे पास बन चुका है ना, उसमें से कुछ जो है यूज नहीं हुआ होगा, उन सबको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल मिलके बना लेगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl मतलब Cl2, और CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल मिलकर क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, जिसको क्या कहते हैं, इथेन। आपको सर इससे पहले नाम नहीं लिखा आपने, यहाँ क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है कि जब आप क्लोरिनेशन करते हो मीथेन का, तो उसमें जो है इथेन कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो यही मैकेनिज्म दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। कहेंगे वन ऑफ द स्टेप ऑफ प्रोपेगेशन प्रोड्यूसेस CH3 फ्री रेडिकल व्हिच ऑन टर्मिनेशन स्टेप गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग इथेन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा जी इसका हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद है हमारा आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या करेंगे बच्चों हम लोग कि अगर मान लो हमारे पास जो भी कार्बन एटम्स हैं, है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका कोरस्पॉन्डिंग जो है आइसोमर बनाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सेकेंड इज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन।
तो मान लो बच्चे हमारे पास मॉलिक्यूल था CH3 CH2 बड़ा सा मॉलिक्यूल लेते हैं CH2 CH3 है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के साथ हीट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, इसका आइसोमर फॉर्म हो जाता है। उसमें क्या बनेगा हमारा CH3 ठीक है। और मान लो ये है, ये भी बन सकता है, या फिर बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 ये हो गया है ना बच्चों। तो यहां तक बच्चों ये जो है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है कि इसका क्या हो गया, हमने चेन आइसोमर बना दिया कि यहां पर 6 कार्बन था तो वहां 5 कार्बन का मेन, और यहां पर क्या होगा, एक ब्रांच आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इसका बना देते हैं। ठीक है बच्चों, और थर्ड जो रिएक्शन है ये है बच्चों एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन ठीक है। तो देखो बच्चों, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के लिए हमें बनाना है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें बेंजीन बनाने के लिए कम से कम तो 6 कार्बन चाहिए। तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 ठीक है। इस पर बच्चों हम लोग डाल देते हैं Al2O3 MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड Cr2O3 और इस सब के साथ हीट कर देते हैं। तो क्या होगा, 6 कार्बन का बन जाएगा बेंजीन रिंग। ठीक है बच्चों, अगर यहीं पर आपका अगर 7 कार्बन का होता, मैं सीधा लिख लेता हूं C7H16, तो क्या होगा, एक टॉलुइन बन जाएगा। अगर 8 कार्बन का होता बच्चों तो क्या होता, एक ऊपर CH3 और एक नीचे CH3, इस तरह से बन जाता। अगर इसी तरह से 9 कार्बन हो जाता, ठीक है, तो एक यहां फिर एक यहां फिर एक एक छोड़ करके फिर हमारा आ जाता। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों हमारा एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों कंट्रोल्ड, पहले तो उससे पहले कंबशन है तो पहले कंबशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये सारे जो रिएक्शन है वो एल्केन के रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बच्चों एल्केन का जो है मेनली जो है अब एक रिएक्शन बच गया है। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़े से कम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन के, लेकिन करेंगे उसको भी। ठीक है, तो बेटा जी जो भी रिएक्शन नंबर था मैं 5th लिख रहा हूं, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन मतलब उसको हमें बर्न करना है ना। तो देखो बच्चों इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 है ना। इसमें जब बच्चों हम लोग O2 देते हैं तो जितने कार्बन हो उतना CO2, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, जितना हाइड्रोजन हो उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये 2n+2 है, उसका हाफ क्या होगा, n+1, तो n+1 H2O। ठीक है, अब देखो बच्चों ऑक्सीजन का एटम कितने लिए, यहां से लिया मैंने 2n एटम ऑक्सीजन के और यहां से लिया मैंने n+1, तो कितना हो गया, यहां से 2n और यहां से हो गया हमारा n+1, तो मिलके क्या हो जाएगा 3n+1। तो 3n+1 ऑक्सीजन के एटम दैट बाय 2 कर देंगे तो ये आ गया हमारा पूरा बैलेंस रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों, ये कंबशन रिएक्शन है। अगर आप एग्जांपल देना चाहोगे, ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों हम लोग, है ना, कि जैसे कि C2H6 है, इस पर हम लोग O2 डालते हैं, है ना बच्चों। तो जितने कार्बन उतना CO2, तो ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है ना, प्लस क्या होगा जितना हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब ऑक्सीजन काउंट कर लो, 4 + 3 क्या होगा 7, है ना, तो 7। ठीक है बच्चों, तो आ गया, तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे इस रिलेशन में बताओ, तो देखो यहाँ 2 कार्बन था तो कितना होगा 3 2 6 + 1 7/2 है ना। तो इस तरह से बच्चों आ गया हमारा। अब 6 लेते हैं बच्चों, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो बच्चों अगर मैंने क्या किया कि मीथेन का जो 1 कार्बन का एल्केन है, इस पर मैंने कॉपर के साथ साथ मैंने जो है डाल दिया लगभग 523 केल्विन का टेम्परेचर डाल दिया,
और 100 एटमॉस्फेयर का प्रेशर डाल दिया, तो ये बन जाएगा बेटा सेम कार्बन का CH3OH, एल्कोहल बन जाएगा। इसी पर बेटा जी अगर मैंने डाल दिया MO2O3 डाल दिया, है ना, तो यहां पर एक कार्बन का एल्डिहाइड भी मिल जाएगा, साथ साथ वाटर भी मिल जाता है। अगर बेटा जी इस पर हमने डाल दिया CH3COO का होल ट्वाइस Mn, ठीक है, मैंगनीज एसिटेट हो जाएगा ये, तो क्या होगा बच्चे, ये आ जाएगा हमारा CH3COOH प्लस H2O, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये तो बेटा एक तरह का हो गया, और दूसरे तरह का एक और है कि देखो क्या होता है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन से जल्दी ऑक्सीडाइज होता है 2 डिग्री, और 2 डिग्री जल्दी होता है 3 डिग्री, ठीक है ना बच्चे। तो अगर मान लो कहीं पर हमारे पास है CH3C CH3H, ठीक है, और इस पर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 डाल दिया, तो ये H हट करके OH आ जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3OH, है ना। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों, ठीक है, एक होता है हमारा सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एक होता है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एक होता है सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब होता है कि कोई कैटलिस्ट कितना ज्यादा एक्टिव है, कि बिना कैटलिस्ट का कोई रिएक्शन बहुत टाइम लेगा और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जल्दी हो जाएगा। दूसरा होता है सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है। सेलेक्टिव कैटलिस्ट में क्या होगा, रिएक्टेंट आपका सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसे आप अलग अलग कैटलिस्ट लेते चले जाओगे अलग अलग प्रोडक्ट बनता चला जाएगा, ठीक है। जैसे धौला कुआं जाते हो आप, वहां पर आप अलग अलग फ्लेवर लोगे, कोई फ्लेवर लोगे तो आपको एम्स पहुंचा देगा, कोई फ्लेवर ले लोगे तो आपको इंडिया गेट पहुंचा देगा, कोई फ्लेवर ले लोगे तो आपको गुरुग्राम पहुंचा देगा, है ना। तो वही चीज हो जाता है सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों। अब इसके अलावा जो बच्चों रिएक्शन है हमारा, इसमें से देख लेते हैं कोई रिएक्शन अगर बचा होगा। तो बच्चों इसमें से जो रिएक्शन जो बचा हुआ है वो है हमारा आइसोमरेशन, करवा ही दिया, एरोमेटाइजेशन। एक है बच्चों हमारा रिएक्शन विद स्टीम, ठीक है, और फिर है पैरोलिसिस, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो रिएक्शन विद स्टीम में क्या होता है हमारा कि जब हम मीथेन को निकल के साथ, निकल के प्रेजेंस में स्टीम से रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है ना, तब बच्चों क्या होता है हमारा कि हाइड्रोजन गैस के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारा वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये है हमारा रिएक्शन विद स्टीम, क्वेश्चन नंबर, रिएक्शन नंबर है 6। तो आप लोग देख लेना बेटा 6 या 7 जो भी था, ये है हमारा टॉपिक रिएक्शन विथ स्टीम। तो इसमें क्या होगा कि अगर मीथेन पर हमने स्टीम दिया है ना बच्चों, अगर वही कैल्शियम कार्बाइड पे स्टीम देते तो एसिटिलीन बन जाता, ठीक है ना। यहां पर देंगे बेटा वेरी हाई टेम्परेचर, है ना, वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हमारा इसमें से आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो होता है बेटा, ये रिएक्शन खास करके यूज किया जाता है हाइड्रोजन के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब उसके बाद है 8th रिएक्शन है पायरोलिसिस, ठीक है। इसका मतलब बच्चों कह सकते हो कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम भी कह सकते हैं, है ना। अगर मान लो आपके पास C6H14 है, ठीक है, इसमें बच्चों हम लोग अगर हीट कर दें इसको, ठीक है ना, हीट करने के बाद ये क्या दे सकता है, हेक्सीन बना सकता है, C6H12 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। या फिर आपको दे सकता है ये ब्यूटीन C4, है ना बच्चों, H8 प्लस C2, हमें देखो कार्बन लाना है 6, ठीक है, तो C2H6, ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं। या फिर ले सकते हैं हम लोग C2H4 प्लस C3, है ना, H6 प्लस CH4, ठीक है। तो ये सब के सब बच्चों जो है हम लोग ले सकते हैं, जिसमें कि अलग अलग टेम्परेचर पे ये जो है हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो है बेटा जी हमारा जो हीटिंग है लगभग 773 केल्विन पे ये चीज होता है, ठीक है। तो इस सभी मतलब सोच लो कि सेम प्रोसेस से इसमें अलग अलग किया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि जो
जो पेट्रोलियम जो इंपोर्ट किया जाता है उसको फिर क्रैकिंग करके इसी तरह से अलग अलग पेट्रोल डीजल इस सबको अलग अलग बनाया जाता है। ठीक है, आपको पता है जो ऑक्टेन होता है, आइसो ऑक्टेन, जिस पेट्रोल में जितना ज्यादा आइसो ऑक्टेन होता है वो उतना बढ़िया क्वालिटी का जो है पेट्रोल माना जाता है। जैसे जाते होगा पेट्रोल पंप पे तो कोई कहता है कि ये स्पीड पेट्रोल है और ये नॉर्मल पेट्रोल है। ठीक है, तो अगर बढ़िया वाला पेट्रोल है जो महंगा होता है इसका मतलब उसमें आइसो ऑक्टेन की अमाउंट जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं बेटा जी, इसका एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो कन्फर्मेशन का। ठीक है, तो ये है बेटा टॉपिक हमारा कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो ये है बेटा जी टॉपिक हमारा कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन, है ना। तो देखो बेटा कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन बेसिकली क्या होता है कि एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जस्ट माइक मार्कर। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर आपको अगर दिख रहा होगा ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, ये और इसका जो कैप का जो ये पोर्शन है ये दोनों अभी क्या है, अलाइंड है, एक डायरेक्शन दिख रहा है आपको। अब अगर मान लो मैं चाहूं तो मैं इसको घुमा सकता हूं, है ना। इससे क्या होगा कि ये अलग रह गया, ठीक है, और ये अलग आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही होता है हमारा कि क्योंकि कार्बन के इसमें जो होता है एल्केन के केस में क्या होता है बच्चों कि ये जो कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं, है ना, जो कार्बन के बॉन्ड होंगे H H H C, मान लो H H H, है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, एक को पकड़ कर दूसरे को हम लोग रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों करना चाहते हैं, ताकि चाहते हैं कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिनिमम हो सके, ताकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो सके। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन में हम लोग इथेन का करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन दो तरह से आता है। पहला आता है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। सॉहॉर्स प्रोजेक्शन जो है पहले किया जाता था, जो कि अब उतना नहीं है। ठीक है, बट हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, ये बच्चों हम लोग करने वाले हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, बॉन्ड बना दिए कार्बन कार्बन का। अब ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह से इसके भी ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एक दूसरे का क्या लग रहा है बच्चों, पैरेलल लग रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड कहते हैं इसको। ठीक है, और अगर मान लो इसी चीज को मैं दूसरी तरह से लिखूं, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें लिख दूं मैं ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, तो ये होगा हमारा स्टैगर्ड। ठीक है बच्चों, तो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, ये होता है बच्चों मोर स्टेबल। ठीक है, और ये होता है हमारा लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें क्या होता है एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें से ज्यादा बेटर है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो मैं उसको भी बता देता हूं। ठीक है बच्चों, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चों कैसे करेंगे, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो देखो। क्योंकि न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पीछे वाले कार्बन को हाइड कर देते हैं। ठीक है, ये है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं, है ना, तो ये जो हो गया बच्चे, ये सामने वाला कार्बन के हाइड्रोजन हो गए कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगर पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन कुछ इस तरह से लिख दूं, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो ये क्या होगा हमारा एक्लिप्स में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर इसमें स्टैगर्ड की बात करूं मैं, है ना, ठीक है, तो पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे, है ना, तो ये होगा स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब इसके अलावे जो अगर कोई तीसरा सिचुएशन बन रहा हो, ठीक है, जिसमें से मान लो कोई इधर है ना, कोई इधर है, ठीक है, कोई थोड़ा सा नजदीक में आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से कर दिया जो कि इन दोनों के बीच में आता है, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्क्यू स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों,
तो ये होता है मोर स्टेबल, है ना। इसी आप लोग को मेनली बच्चों सिर्फ इथेन के लिए पढ़ना है, ठीक है। ये साइक्लोएल्केन में भी होता है, जैसे कि हेक्सेन के लिए अगर आपको बनाने के लिए कहता साइक्लोहेक्सेन के लिए, तो उसके लिए काफी पॉपुलर है बोट स्ट्रक्चर और चेयर स्ट्रक्चर। ये देखो, ये स्टैगर्ड फॉर्म आता है साइक्लोहेक्सेन का, और ये आता है एक्लिप्स स्ट्रक्चर, जो क्या होता है लेस स्टेबल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों एल्केन का। अब चलते हैं हम लोग एल्कीन का। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बेंजीन, फिर है इंपॉर्टेंट एल्कीन, उसके बाद एल्काइन, और सबसे लास्ट में नंबर आता है आपका एल्केन का, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों एल्कीन की तरफ, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है ना बच्चों, जिसमें से क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो यहां क्या होता है बच्चों स्ट्रक्चर sp2। आप लोगों ने बच्चों इसका केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर देखा होगा, जिसमें क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे के साथ जो है इस हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ जाता है, ऐसे रहता है। इसी तरह दूसरे का भी क्या होता है, ऐसे और इस तरह से, है ना। और एक जो होता है बच्चों वो पूरा का पूरा पी एटम होता है, जो एज इट इज रह जाता है ना। ये देखो, पी एटम जो है पैरेलल पाई बॉन्ड बनाता है, और ये आपस में हाइड्रोजन यहां से जुड़ जाता है, ठीक है ना बच्चों। और ये दोनों जो है कार्बन आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेटा इसका स्ट्रक्चर कुछ हद तक, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो इसमें लगा देते हैं। तो बच्चों इसमें जो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म इन एल्कीन की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म। तो इसमें बच्चों स्ट्रक्चरल भी आता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल बच्चों मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो है पोजीशन। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा, पेंटीन या 2 पेंटीन, ठीक है। अब बच्चों हम लोग लेते हैं 2 हेक्सीन ले लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा एग्जांपल में थोड़ा सा बड़ा लेते हैं कार्बन, CH2 CH3 हेक्सीन। अब मान लो मैं थर्ड कार्बन के साथ ले लिया, है ना। तो क्या होगा ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो क्या हो गया ये 3 हेक्सीन हो गया, ठीक है। तो 3 हेक्सीन, तो क्या हुआ बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, बट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो अलग अलग हो गया, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग दूसरा लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है बच्चों वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो उसमें बच्चों ध्यान रखना है आपको कि अगर कार्बन कार्बन के साथ सेम साइड में अगर आ जाता है बॉन्ड, तो इसको क्या कहते हैं सिस। और अगर कार्बन कार्बन में अगर अपोजिट साइड में आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग ट्रांस। लेकिन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो बच्चों, कि अगर एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप आ जाए, तो यहां कहोगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। तो सिस वाला जो होता है बेटा, इसके पास होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसके पास होता है बेटा लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बट इसकी डाइपोल मोमेंट होता है 0, इसकी डाइपोल मोमेंट होता है नॉन जीरो, ठीक है बच्चे। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, जो कैंसिल कर देता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है एक दूसरे की तरफ होता है, तो कैंसिल आउट नहीं होता। ओके बच्चों, तो मैंने बताया सिस वाले की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाती है, लेकिन डाइपोल मोमेंट जो है नॉन जीरो होता है, जबकि ट्रांस वाले की बॉइलिंग पॉइंट तो कम होती है, ठीक है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और बताया कि एक ही कार्बन पर जब 2 सेम एटम आ जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो एक एग्जांपल और लिख के देख लेता हूं मैं, ठीक है।
तो देखो बच्चों, ये था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें से एक एग्जांपल मैं जैसे ले लेता हूं सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि ब्यूट 2 इनका हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाते हैं। तो देखो बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड CCH3H, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है। और वहीं अगर हमने लिख लिया CH3HH, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। इसमें बता चुका हूं बच्चों, डायपोल मोमेंट क्या लेना है, इसमें 0, इसमें डायपोल मोमेंट लेना है नॉन जीरो, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया। इसमें हाई बीपी कह चुका हूं मैं, लगभग 276 सब के करीब आता है, इसमें 272 सब के करीब आता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, हाई बीपी बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर नहीं, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट, ओके बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा एल्कीन के लिए, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं हम लोग, एल्कीन के आइसोमेरिज्म हो गया, अब एल्कीन की प्रिपरेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, तो देखो बच्चों हम लोग कैसे कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। उसमें सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम एल्काइन, ठीक है। देखो बच्चों, एल्काइन से हम लोग जो है एल्कीन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लिया बेटा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इस पर हम लोग अगर एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हमारा HCH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग नोटिस किया होगा कि यहां पर मैंने क्या किया, दोनों ही हाइड्रोजन को मैंने, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को मैंने दोनों को सेम साइड लगाया, ठीक है। यानी कि ये सिन एडिशन हुआ है ना। ऐसा कब होता है, जब यहां पर हम लोग डालते हैं पैलेडाइज्ड चारकोल या फिर पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चों लिंडलार्ज रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट। और इसको कहते हैं रोजनमंड रिएजेंट, ठीक है, रोजनमंड रिएजेंट, ठीक है। अब कहोगे कि सर ये पीडी पीटी सब तो पहले भी था, इस बार आपने चारकोल और बैरियम सल्फेट क्यों लगा दिया, है ना। देखो बच्चों होता क्या है कि पूरा का पूरा अगर हमने मेटल सरफेस रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया कि एल्काइन भी रखेंगे और हाइड्रोजन भी रखेंगे, ठीक है। तो अगर पूरा मेटल सरफेस इसको प्रोवाइड कर देंगे तो ये एल्काइन यहां के हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस होकर के बनेगा एल्कीन, और वो एल्कीन फर्दर अगर जगह पॉसिबल है तो वो आगे जाकर के फिर एल्कीन से हाइड्रोजन रिएक्ट करके एल्केन भी बना लेगा, है ना। तो मैंने क्या किया है कि कुछ ही सरफेस को छोड़ दिया, बाकी सब जगह पे या तो चारकोल लगा दिया है या बेरियम सल्फेट लगा, ताकि लिमिटेड स्पेस जो है मेटल के पास अवेलेबल रहे जहां पर कि वो रिड्यूस होकर के कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ एल्कीन पे जाकर रुक जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सिन एडिशन होता है, ठीक है। तो बच्चों इसके अलावा अगर आपको ट्रांस एडिशन वाला चाहिए तो उसके लिए बर्च रिडक्शन होता है हमारा, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसी पर अगर हमने H2 डाला, उसमें हमने डाला सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, है ना। तो देखो बच्चों इसके लिए बेहतर होगा कि आपके लिए ना मैं एग्जांपल कोई दूसरा ले लूं, जैसे कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, CH3, ठीक है। क्योंकि बच्चे ये सोडियम जो है ना यहाँ पर वो क्या करता है, अगर यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है तो उसको फिर वो रिलीज कर देता है, तो इसलिए बेटर होगा कि मैं इसको ले लूं। टर्मिनल एल्काइन इसमें हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये क्या होगा हमारा सिन एडिशन, यहां पर क्या हो गया, एक तरह से कह सकते हो कि सिन एडिशन हो गया हमारा, है ना बच्चों। और यहां पर क्या कहेंगे हम लोग, एंटी एडिशन हो गया, ठीक है बच्चों।
तो ये तो हो गया बच्चों फ्रॉम एल्काइन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि एल्काइन पे जब हम या तो लिंडलार्ड रिएजेंट या रोजनमैन रिएजेंट डालते हैं, यानी कि पीडीसी या फिर पीडीबीएसओ4, तब क्या होगा बच्चों, सिन एडिशन से हाइड्रोजन इसी साइड से आएंगे, दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, या इसी साइड से आएंगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और अगर हमने Na लिक्विड अमोनिया लिया, इसको बर्च रिडक्शन भी कहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा ये एंटी एडिशन का प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड जो है बच्चे रिएक्शन जो है हमारा, है ना, उसमें क्या होता है, फ्रॉम एल्कोहलिक KOH, ठीक है, या फ्रॉम एल्काइल हैलाइड लिख देते हैं, ठीक है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लो आपके पास कार्बन है ना, तो इसमें क्या होगा, अगर मैंने इस पर एल्कोहलिक KOH देते हैं, एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना, तो क्या होगा, इस कार्बन का मान लो ये जो कार्बन है हमारा अल्फा, और ये मान लो बीटा कार्बन लिया, तो इसका मान लो Cl निकलेगा, इस कार्बन का मान लो हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों। तो जब भी बच्चों हमारा एल्कीन बनता है, उसमें आपको एक छोटा सा ध्यान देना पड़ेगा, मैं कुछ और एग्जांपल करवाता हूं, कि जो मेजर एल्कीन है हमारा, उसको पता करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो बच्चों कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का आ गया, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH3, ठीक है, H CH Cl CH3, अगर इस पर हमने बच्चों एल्कोहलिक KOH दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है, एक तो इसका हाइड्रोजन और इसका Cl मिलके यहां डबल बॉन्ड बन जाए, निकल जाए HCl, और प्रोडक्ट क्या बन जाए, CH3 है ना, डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि Cl इसका हो और H इसका हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना बच्चों। तो दो एल्कीन बन गया। तो अब इसमें से एक होगा मेजर, दूसरा होगा माइनर, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा बच्चों, तो ध्यान दो बच्चों, जब भी कहीं डबल बॉन्ड के साथ अगर ऐसा सिचुएशन हो, ठीक है, तो इन दोनों कार्बन को कहते हैं विनाइलिक कार्बन, और उसके हाइड्रोजन को विनाइलिक हाइड्रोजन, और उसके जस्ट बाद वाला जो कार्बन है ना, इसको कहते हैं हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो जिस एल्कीन के पास ज्यादा एलाइलिक हाइड्रोजन होगा, वो देगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, यानी कि डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला जो कार्बन होगा, है ना, उसके पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो वो एल्कीन होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो बच्चों यहां देखो, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, इधर तो कोई कार्बन ही नहीं है, तो इधर का तो गया ऑप्शन खत्म। अब यहां देखो, इसके जस्ट पीछे जो है एक कार्बन, उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो यहां पर एलाइलिक हाइड्रोजन क्या होगा, ये आप लोग इसको मत समझना, मैंने क्या कहा, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद, है ना, तो उसके पास क्या है, वन हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम, या फिर कह सकते हो वन एलाइलिक हाइड्रोजन, है ना। और यहां देखो बच्चों, विनाइलिक कार्बन ये दोनों है, इसके जस्ट बाद इधर देखो 3, इधर देखो 3, इधर देखो 3, तो 9 जो है यहां पर एलाइलिक हाइड्रोजन है। तो मोर स्टेबल कौन होगा, ये, तो हम लोग कहेंगे इसको मेजर प्रोडक्ट, और इसको क्या कहेंगे, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना बच्चों। तो जिस एल्कीन के पास जितना ज्यादा एलाइलिक हाइड्रोजन होगा, यानी कि मोर द एलाइलिक हाइड्रोजन, मोर द एलाइलिक हाइड्रोजन, मोर स्टेबल विल बी एल्कीन, मोर स्टेबल विल बी एल्कीन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चे हमारा, ठीक है। अब बच्चों इसके अलावा एक है कि जो विकनल डाइहैलाइड है, उस पर अगर हम लोग जिंक डाल देते हैं, तब भी हमारा एल्कीन बन जाता है। अब देखो बच्चों, फ्रॉम विकिनल डाइहैलाइड, विकिनल
डाइहैलाइड, है ना बच्चों, विकिनल डाइहैलाइड। अच्छा बच्चों, आप लोग को पता है ना कि जब कार्बन के साथ एडजेसेंट कार्बन पे जब हैलाइड होता है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग विकिनल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? विकिनल। और उसी में अगर सेम कार्बन पे अगर आ जाता है डाइहैलाइड, है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? जेम डाइहैलाइड, है ना बच्चों। जब मान लो एडजेसेंट कार्बन पे हैलाइड हो तो उसको कहते हैं विकिनल, और अगर सेम कार्बन पे आ जाए तो उसको कहते हैं जेम डाइहैलाइड। ठीक है, तो अभी हमें विकिनल पे करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो, तो विकिनल पे हम लोग जब करेंगे बच्चों, जैसे कि मान लो CH3 है, CHBr है ना, सिंगल बॉन्ड CHBr CH3 है ना, इस पर Zn डाल देंगे तो क्या होगा? ये Zn जो है दो Br के साथ निकल जाएगा, ZnBr2, और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और नहीं, CH के साथ आगे CH3 भी है, CH3, है ना बच्चों। तो ये होगा बेटा हमारा इसका प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, अब है हमारा फ्रॉम एसिड डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, है ना बच्चों। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, CH3, ये एग्जांपल लेते हैं बेटा, कोई भी अल्कोहल ले लिया, जैसे कि CH3 CHOH, है ना, CH3, इस पर मैंने लगभग H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन तक अगर मैं हीट कर दूं, है ना, तो क्या होगा? यहां से OH, यहां से H निकला, बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, तो यहां पर माइनस वाटर भी निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया बेटा जी प्रिपरेशन। अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा इसकी, तो ज्यादा कुछ है नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, है ना। तो इसमें क्या कह सकते हैं बेटा, C1 से लेकर के C3 तक आते हैं गैसेस, ठीक है, और C4 से लगभग C17 तक ये आता है लिक्विड। ठीक है, इसके मेंबर, और C मोर देन C17 जो है वो चला जाता है हमारा, बल्कि ये कह ले कि C कार्बन के नंबर जो हैं C17 से लेकर के हायर नंबर तक, है ना, वो सारे क्या होते हैं? सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कार्बन एटम बढ़ने से वन डबल फोर्स बढ़ता है और उससे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्काइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उसके अब चलते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो उसमें बच्चों जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, तो इसमें क्या होगा बच्चों? जैसे कि फर्स्ट लेते हैं हम लोग, तो रिडक्शन रिएक्शन तो जानते ही हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हमने अभी पीछे करा था, जिसमें क्या था कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर हमने हाइड्रोजन डाला था Pt के प्रेजेंस में, Pd के प्रेजेंस में, Na के प्रेजेंस में, तो क्या हुआ था? एक एक हाइड्रोजन ऐड होकर क्या बना था? CH3 CH3, है ना। इसी तरह से बच्चों है एडिशन ऑफ डाइहेलोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ डाइहेलोजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, तो अगर मान लो मैंने, देखो इसमें Cl2 Br2 दोनों ही मैं ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो Br2 इसीलिए बच्चे यहां पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो Br इस पर आ जाएगा बच्चों। तो क्या होगा, अब क्या होगा हमारा प्रोडक्ट? CHBr, ठीक है, और यहां पर बन जाएगा हमारा CH2Br। ठीक है बच्चों, ये दोनों Br लिखा है, कंफ्यूजन में नहीं रहना। ठीक है, ये है बेटा जी Br, ये भी है हमारा Br। तो देखो ये जो Br2 वाटर है, इसका जो है रेड ऑरेंज, ऑरेंज रेड कलर होता है इसका। ठीक है, ऑरेंज रेड कलर होता है। ठीक है, वो क्या होता है? डीकलराइज्ड। ठीक है, तो ये डीकलराइज्ड हो जाता है, डीकलराइजेस। ठीक है, ये क्या करता है? इसके
कलर को डीकलराइज कर देता है, ठीक है। तो ये जो होता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ये जो रिएक्शन यूज होता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब अगर कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि बेंजीन के केस में ये काम नहीं करता, क्योंकि बेंजीन में एग्जैक्ट डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में Br2 जो है इसका ये काम करता है, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मार्कोनी-कॉप्स रूल और एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, उसके रिएक्शंस करते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। अभी तक हमने एल्कीन में डाला था डाइहाइड्रोजन और डाइहेलोजन, ठीक है। अब थर्ड है बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, है ना। तो इसमें देखो बेटा फर्स्ट है हमारा, ये होता है मार्कोनी-कॉप्स रूल। मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो करते हुए रिएक्शन होगा। इसका मैकेनिज्म भी करना है। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर बच्चों अगर हम लोग HBr डालते हैं, ठीक है, तो इसमें रूल होता है, मार्कोनी-कॉप्स रूल कहता है कि जिस दोनों में हमें अगर ऐड करना है H और Br को, जिसके बीच में डबल बॉन्ड है सिर्फ उसी पे ऐड होगा ये, तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास Br चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बच्चों CH3 CH Br CH3, है ना। समझ आ गया आप लोग को। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो कहीं दे दिया हमें बेंजीन रिंग, ठीक है, उसके साथ दे दिया CH, फिर दे दिया CH2, फिर दे दिया आपको HBr, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए आप लोग को, ठीक है, बता सकते हो। इसमें क्या बोला था, जिस दोनों पर हमें ऐड करना है ना, उन दोनों में से ध्यान देना जिसके पास कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा वहां चला जाएगा हाइड्रोजन, जहां पर हाइड्रोजन कम वहां आ जाएगा Br। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, है ना बच्चों। तो अब देखो बच्चों इसका मैकेनिज्म करना है, तो मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करके बताता हूं, ठीक है, मार्कोनी-कॉप्स रूल को। तो पूरा का पूरा मैं हटा देता हूं, फिर मैं बताता हूं मैकेनिज्म की किस तरह से ये काम करता है। देखो बच्चों रिएक्शन क्या है हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर मैंने डाला है HBr, उससे प्रोडक्ट बना है हमारा CH3 CH Br CH3। तो देखो बच्चों इसका मैकेनिज्म, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें देखो HBr में सबसे पहले अटैक कौन करेगा, H प्लस, है ना। तो देखो H प्लस या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा तो मान लो फर्स्ट मॉलिक्यूल बन जाएगा, इस पर अटैक करेगा तो मान लेते हैं सेकंड मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। आराम से समझना बच्चों। देखो अगर मान लो यहां पर एक है पाई बॉन्ड, है ना, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, मतलब सोचो कि दोनों ने क्या किया, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को जो है, अभी जो है दोनों ने हमने जो है, जैसे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जैसे H प्लस जब इसके पास आएगा, ठीक है, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसमें से एक इसका खुद का होगा और एक इस कार्बन का भी ये इलेक्ट्रॉन लेकर के उस हाइड्रोजन को दे देगा, है ना, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैंने क्या कहा बच्चों, यहां पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक तो इसका खुद का है और एक इसका वाला लेकर के उसने दे दिया हाइड्रोजन को, है ना। तो क्या होगा, इसका छीन गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो मैंने बोला CH3 CH पॉजिटिव CH3। दूसरा ऐसा ये भी कर सकता है ना, जब H प्लस इसके पास आएगा तो ये भी क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जिसमें से एक इसका होगा और एक इसका खुद का होगा, तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन ये इस H प्लस को दे देगा। तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल, CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका था हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम से, है ना। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम में क्या होता है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है
उस कार्बन के जस्ट बाद वाले कार्बन के पास हम लोग हाइड्रोजन काउंट करते हैं। तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यानी कि 6, और यहां पर जस्ट बाद क्या है 2, है ना। तो क्या होगा बच्चों, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा फिर? तो आप लोग कहोगे सर मोर स्टेबल तो ये होगा, है ना, मोर स्टेबल होगा ये। क्यों मोर स्टेबल होगा? क्योंकि इसके जस्ट बाद इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम 6 हो गया। दूसरा कह सकते हो प्लस आई इफेक्ट से यहां से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा और यहां से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इसलिए ये होगा मोर स्टेबल। जबकि इसमें सिर्फ एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, है ना बच्चों। जब आप लोग को प्लस आई इफेक्ट करवाया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, उसमें क्या था कि जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है अगर 100 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये लगभग 10 देता है, तो इसको कितना मिला 110 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर देखो ये भी 100 देगा और ये भी 100 देगा, तो 200 मिल गया। तो कंपैरेटिवली कह सकते हो क्या होगा, ये होगा मोर स्टेबल, है ना, और ये क्या होगा हमारा लेस स्टेबल। तो फिर क्या होगा बच्चे, जो मोर स्टेबल होगा वो Br माइनस के आने तक वेट कर लेगा, ठीक है, और फाइनली प्रोडक्ट जो है इस पर अटैक करके प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा CH3CH, और यहां पर आ चुका है हमारा Br। तो बच्चों मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था कि ये वेट कर लेगा, है ना, इसका क्या मतलब है? तो देखो बच्चों, जब भी किसी कार्बोकेटाइन जब फॉर्म हो जाए तो उसके पास दो ऑप्शन होता है कि अगर वो स्टेबल होगा तो किसी नेगेटिव चार्ज के आने का वेट करेगा, अगर वो अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल करके, ठीक है, और एल्कीन बना लेता है, ठीक है। तो इसलिए ये वेट कर लेगा और ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? मैंने बताया बच्चों कि यहां पर H प्लस आता है, देखो मैंने कहा HBr का जो H प्लस और Br माइनस है, तो H प्लस जब जाएगा इसके पास, है ना, तो उसमें मैंने क्या बताया था बच्चे, जैसे H प्लस इसके पास जाएगा ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण H प्लस इस पर अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा CH3, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो मॉलिक्यूल बन गया। और H प्लस जब इधर की तरफ आएगा, है ना, तो सारे नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे जो पाई बॉन्ड वाले हैं, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा बच्चे, फिर H प्लस इस पर अटैक करेगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा ये। अब मैंने कहा कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री, है ना। तो ये हो गया मोर स्टेबल, इसी के पास Br माइनस है। क्यों मोर स्टेबल? तो दो तरीका बताया था कि प्लस आई इफेक्ट से देखोगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में इधर से भी इलेक्ट्रॉन इधर से भी इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा स्टेबल। दूसरा तरीका बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन, कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बाद में कार्बन को काउंट में, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है उसको काउंट करो, तो जस्ट बाद ये भी कार्बन है, जस्ट बाद ये भी कार्बन है, तो 3 3 6 हो गए। इसमें जस्ट बाद क्या है, ये कार्बन उसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो इससे लगभग 3 टाइम ज्यादा स्टेबल हो गया ये, है ना। तो ये स्टेबल है तो ये Br माइनस के आने तक वेट करेगा और फाइनली ये प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा जी मार्कोनी-कॉप्स रूल से, ठीक है। तो इसमें बच्चों कभी कभी क्या होगा कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रीअरेंजमेंट हो सकता है, जैसे कि मान लो कहीं पर लिखा हुआ है CH3CH, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, अगर बच्चों इसमें HBr डाल दिया, ठीक है, तो सबसे पहले आपका H प्लस मान लो या तो यहां जाएगा, अगर आपका H यहां जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट 1 डिग्री पे, अगर आपका H इस पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री पे। तो आप लोग क्या कहोगे, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, CH3C CH3 पॉजिटिव CH3, है ना। फिर Br माइनस आएगा बच्चों और ये यहां पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3CBr, है ना, CH3 एंड CH3। ओके बच्चों, तो जैसे मार्कोनी-कॉप्स ने बताया कि जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन उसके पास हाइड्रोजन, जिसके पास कम उसके पास Br, है ना बच्चों। तो ये बेटा उसी का एग्जांपल हो गया हमारा, है ना। अब बेटा जी अगर मान लो इसमें से कोई दे दे, जैसे कि कोई बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल दे दे, तब भी हमें इसी तरह से सोचना है, जैसे कि CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर आपको HBr देगा, है ना, तो आपको तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज आप लेके आओगे इस पर, है ना, तो क्या होगा CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब क्या होगा बच्चे कि यहां पर होगा रीअरेंजमेंट, कि कार्बन सोचता है
कि अगर मैं यहां से अगर इधर चला जाऊं और मोर स्टेबल हो जाऊं तो चला जाऊंगा, या इधर जाकर के अगर मोर स्टेबल होता हूं तो चला जाऊंगा। ठीक है, अब बेटा अभी सोच के देखो, इसके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 और 1 4 है। लेकिन अगर यही पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पे आ जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा, है ना, तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा। तो इसको आप कह सकते हो रीअरेंजमेंट या फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो इसमें क्या होगा बच्चे, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास, इसका पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, तो मॉलिक्यूल हो जाएगा CH3 पे C+, CH3 CH2 CH3, और फिर क्या होगा बच्चों, उस पर Br- बाद में अटैक करेगा, है ना, और ये Br- इस पर अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इससे बेटा इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH3 C Br CH3 CH2 CH3। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा बच्चों इसका प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा स्पेशल केसेस। ठीक है, अब बेटा जी इसका आता है एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। ठीक है, तो एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल जो है वो तब आता है जबकि पेरोक्साइड को हम लोग कैटलिस्ट में यूज करते हैं, और उसमें बच्चों हम लोग जो है, देखो अभी जो रिएक्शन करवाया वो HCl के केस में भी हो सकता था, HBr के केस में भी हो सकता था, लेकिन जो अब मैं करवा रहा हूं जो इसका एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, है ना बच्चों, इसको खरास इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, खरास इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे कि सेम रिएक्शन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर मैंने HBr दिया, लेकिन यहां पर ले लिया मैंने पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिक मतलब मार्कोनिक का उल्टा। मार्कोनिक कहता था रिच गेट्स रिचर पुअर गेट्स पुअरर, मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन, और जहां कम हाइड्रोजन है वहां Br, है ना। तो अब क्या होगा कि जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां Br, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 CH2 Br। ठीक है, इसका भी बच्चों मैं मैकेनिज्म दिखा देता हूं आप लोग को। ठीक है, इस मैकेनिज्म में बच्चों देखो, हम लोग लेते हैं पहले बेंजोइल पेरोक्साइड, C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O, और ये रहा हमारा बेंजीन, इसको कहते हैं हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बच्चों पेरोक्साइड की पहचान क्या होती है, सिंगल बॉन्ड OO लगा रहता है, तो जैसे इस पर मैं सनलाइट या हीट देता हूं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो बन जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। ठीक है, फिर क्या होता है, आपने पहले भी देख रखा है कि CO2 निकल जाता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो इससे मॉलिक्यूल बनता है 2C6H5 फ्री रेडिकल प्लस CO2। ठीक है बच्चों, अब ये जो C6H5 फ्री रेडिकल है मतलब बेंजीन के ऊपर बेटा देखो ये है हमारा, ठीक है, यही है हमारा C6H5 फ्री रेडिकल, है ना। तो अगर ये C6H5 फ्री रेडिकल जाता है HBr के पास तो वहां से H ले लेता है और Br को यहां से निकाल देता है, तो ये बन गया C6H6 प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास Br निकल चुका है। ठीक है, आप जो नोट करोगे नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखो बच्चों अब क्या होगा, ये जो Br फ्री रेडिकल है वो इस पर अटैक करेगा, तो इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे कि मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये Br फ्री रेडिकल आया, फ्री रेडिकल का मतलब है इसके पास अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये किसी के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो अभी बच्चों आप लोग ये सोचो कि इन दोनों ने क्या किया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिया, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों। अब देखो Br फ्री रेडिकल अगर इस पर अटैक करेगा
तो फर्स्ट मॉलिक्यूल, Br फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा तो सेकंड मॉलिक्यूल, है ना। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि Br जो है इसके साथ जुड़ेगा तो इसका फ्री रेडिकल मिलके बन जाएगा बॉन्ड। तो पहला मॉलिक्यूल क्या बन गया बच्चे, CH3 CH फ्री रेडिकल और CH2Br। और दूसरा, जब Br इस पर अटैक करेगा तो इसका फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड बन जाएगा, तो ये रह जाएगा। तो मॉलिक्यूल होगा CH3 CH Br CH2 फ्री रेडिकल, है ना। अब बताओ बच्चों, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आप लोग कहोगे ये होगा मोर स्टेबल। फिर से वही रीजन, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम, इस पर फ्री रेडिकल साइन है, तो जस्ट बात देखो 3 + 2 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम, इसमें देखो इसके जस्ट बाद सिर्फ एक, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। ठीक है बच्चे। तो ये फर्दर क्या करेगा बेटा, HBr सिलेक्ट करके अपना H वापस ले लेगा और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH3 CH2 CH2Br, ये बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। मतलब ये मैंने दिखाने के लिए किया, मतलब कुछ है नहीं, टू वगैरह नहीं। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चे इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिक में हमेशा HBr ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और मार्कोनिक में हम लोग HCl वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके अलावे जो है कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है ना इसमें, तो देखो हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें बेटा जी नेक्स्ट रिएक्शन आ गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन नंबर मान लो जो भी हो, 4th हो 5th हो, जो भी हो, है ना, तो मैं बच्चे लिख देता हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले मैं ओजोनोलिसिस करवा देता हूं, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा आपके लिए। ओजोनोलिसिस, ये सोच लो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसमें से गारंटेड है कि एक क्वेश्चन इस पर जरूर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें होता क्या है बच्चों, कि जैसे कि मैंने लिया एक मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर मैंने O3 डाला इन प्रेजेंस ऑफ ZnH2O। तो पहले एक बार इसका देखो बच्चों, जैसे O3 डालूंगा तो पहले इसका ओजोनाइड फॉर्म होगा। वो कैसे बनता है, CH3 CHO CH2O O, फिर इस पर मैं ZnH2O डाल देता हूं। ठीक है, तो ये पोर्शन अलग, ये पोर्शन अलग, तो प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CHO प्लस HCHO। ठीक है बेटा, ये तो बेटा समझने के वैसे लिख दिया मैंने, लेकिन आप लोग चाहो तो इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हैं बच्चों, देखो ये रिएक्शन था, ये प्रोडक्ट था। अब मैं क्या बता रहा हूं बच्चों समझने के लिए, कि देखो इसी रिएक्शन को मैं फिर से लिख रहा हूं, ऐसे था, ठीक है ना, CHH। तो जैसे ही आपको दे दे कोई भी O3 ZnH2O, तो क्या करो, बीच से डबल बॉन्ड को कट कर दो। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा मॉलिक्यूल, CH3 CH डबल बॉन्ड, और यहां भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड H और H, है ना। तो अब देखो ये दोनों हमारे बन चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों में ऑक्सीजन लगा दो, O और O, बस हो गया। यानी कि मॉलिक्यूल क्या हो गया, CH3 CHO और HCHO। ठीक है, आपने कहा कि सर समझ में नहीं आया, तो मैं कहा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, देखो बच्चे, हमने एग्जांपल लिया इस बार CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3H। अगर बेटा इस पर हम लोग को यही कह रखा O3 और ZnH2 दे रखा, प्रोडक्ट बताओ, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, एक मिनट बच्चों पॉज करके आप लोग खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आप बताता हूं। ठीक है, आप लोग बेटा खुद से कोशिश करना। देखो हमेशा की तरह मैंने क्या कह रखा कि डबल बॉन्ड को बीच से कट कर देंगे, है ना, तो क्या बन जाए मॉलिक्यूल, CH3C CH3, ये डबल बॉन्ड है, फिर है देखो बच्चों ये है CH3 और H, यही हुआ ना बच्चों, डबल बॉन्ड को आधा आधा काट देने पर, तो ये O और ये O, यानी कि ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, है ना। और यही प्रोडक्ट बच्चों बनता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को।
तो ये तो हो गया बच्चों एक तरह से रिएक्शन, ठीक है। इसका उल्टा रिएक्शन भी पूछा जाता है। इसका उल्टा रिएक्शन क्या होगा बच्चों, तो अगर मान लो आपको प्रोडक्ट दे देगा तब पूछेगा कि रिएक्टेंट बताओ, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसका प्रोडक्ट देने के बाद आपको कहेगा इसका रिएक्टेंट बताओ, ठीक है। कहेगा कंपाउंड ए है जिसके ओजोनोलिसिस करने के बाद बन रहा है हमारा इथेनॉल और प्रोपेनॉल, ठीक है। तो आपको बच्चों करना है कि आपको फाइंड करना है ए के बारे में। तो क्या करना है बच्चों, जो मॉलिक्यूल दे रखा है उसको इसी तरह से हम लोग खोल के लिख लेंगे, आमने सामने डबल बॉन्ड को कर देंगे। CHO को लिखता हूं मैं O डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, है ना बच्चों। ये हो गया प्रोपेनॉल, ये हो गया इथेनॉल। अब क्या करेंगे, दोनों के डबल बॉन्ड O को जैसे हमने काट के लगाया था तो दोनों में से O निकाल लेंगे, डबल बॉन्ड को चिपका देंगे, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो A बनेगा वो A मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, तो आप लोग कहोगे CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, है ना। यानी कि इसी एल्कीन से ये दोनों प्रोडक्ट हमारा बना होगा, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों का सर एक और क्वेश्चन दे दो, तो ये लो। इस बार बेटा क्या कह रखा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ओजोनोलिसिस करने के बाद, और वो है हमारा CH3COCH3। तो आइडेंटिफाई करना है बी को। तो जब भी आपको एक ही प्रोडक्ट दे तो सोच लो कि यही मॉलिक्यूल दो दो मिला है हमें, ठीक है, यानी कि यही मॉलिक्यूल एक और ले लेंगे। तो क्या होगा बच्चों, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, दूसरा वही ले लिया मैंने CH3 CH3। हमेशा की तरफ दोनों में से ऑक्सीजन निकाल देंगे, है ना, और डबल बॉन्ड को चिपका देंगे। तो क्या बन जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, है ना बच्चों। तो ये जो है हमारा एल्कीन है, इससे ये सब बनेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि रिएक्टेंट देगा एल्कीन तो कैसे ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिर प्रोडक्ट देगा तो रिएक्टेंट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखो बेटा इससे गारंटेड है क्वेश्चन आएंगे आएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। तो अब बच्चों मतलब खास करके वर्ड प्रॉब्लम वाले आएंगे। अब चलते हैं बच्चों इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ही है हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करेंगे, है ना। अब मान लेते हैं फिफ्थ रिएक्शन है, ये है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें बच्चे क्या है कि जैसे कि कहीं लिखा हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया, अल्कलाइन KMnO4 डाल दिया, अल्कलाइन KMnO4। तब क्या होगा बच्चों कि सिंपल क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना, दोनों तरफ OH OH लगा देना है, CH3CH OH CH2 OH, ठीक है ना। अब बच्चों OH से याद आया, नोट्स में आप लोग ध्यान रखो बेटा, कभी कभी अगर आपको ऐसा दे दे मॉलिक्यूल मार्कोनिकॉप्स एंटी मार्कोनिकॉप्स वाले में, अगर HOCl दे दे, है ना, तो आपको ये समझना बच्चों, अभी तक में आपने मार्कोनिकॉप्स में क्या पढ़ा है कि जिस पर हमारा नेगेटिव चार्ज आता है उसको बीच में लेते हैं। तो यहां बच्चों HO पे नेगेटिव आता है, Cl पे पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH OH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ये बच्चों कभी कभी देता है ये रिएक्शन, ठीक है। तो मैं OH लिया तो भी ध्यान आया, ठीक है बच्चों। तो ये अल्कलाइन KMnO4 में, लेकिन बच्चों अगर मान लो आपको दे दे CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, इस पर उसने दे दिया एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4, तो बिल्कुल इसका जो है ना बिल्कुल जज्बात ही बदल जाता है इसमें। बस ये सोच लो आप लोग, है ना। क्या होगा कि जैसे बच्चों इसका आप ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाते तो क्या बनता है आपका, तो कहोगे कि सर यहां डबल बॉन्ड काट देते तो ये क्या बनता है कीटोन, और ये बनता है हमारा एल्डिहाइड, है ना। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है हमारा CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, और दूसरा बन जाता है हमारा C डबल बॉन्ड OH, और ये था CH3। ये बनता ना बच्चों ओजोनोलिसिस करते तो, लेकिन क्योंकि एसिडिक KMnO4 है तो कीटोन तो हमारा रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होता है, इसका कुछ नहीं होगा।
लेकिन ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। यानी कि इसका प्रोडक्ट फाइनली क्या बना आपका हो गया सर, इसका प्रोडक्ट बना फिर हमारा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन प्लस CH3COOH। तो ध्यान क्या रखना है बच्चों कि अगर ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट में अगर कोई एल्डिहाइड बनता है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड तक पहुंच जाएगा, और अगर कोई कीटोन बनता है तो वो कीटोन तक ही रह जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा ऑक्सीडेशन का। वही अगर हमने अल्कलाइन KMnO4 लिया तो जहां भी OH होगा, मतलब जहां भी डबल बॉन्ड होगा, दोनों कार्बन पे क्या होगा, OH लग जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बेटा एक सिक्स्थ है हमारा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होगा कि अगर N मॉलिक्यूल्स लिया मैंने इथीन का, है ना, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ये बन जाएगा पॉलीथीन, CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीथीन, ठीक है। और ये क्या था हमारा, इथीन, ठीक है बच्चों। तो अब देखता हूं बच्चों कि कोई रिएक्शन अगर छूट गया होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों मैंने एल्कीन के जो हैं अभी तक रिएक्शंस करवाए हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर में मैंने जो है ऑलरेडी जो है करवा रखा है, अगर नहीं करवाया तो डिहाइड्रेशन करवा रखा है, तो एडिशन ऑफ वाटर भी बच्चों मैं करवा ही देता हूं। बस एक रिएक्शन वही बचा है, ठीक है, फिर हमारा जो है एल्कीन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों एडिशन ऑफ वाटर और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एक ही तरह का रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें से क्या होगा कि वाटर को आपको समझना है H+ और OH-, जिस तरह से हाइड्रोजन हैलाइड में क्या होता है H+ और हैलाइड का माइनस आयन, ठीक है। तो बस हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो देखो एडिशन ऑफ वाटर, इसमें बच्चों ने दो तरह का मार्कोनिक ऑप्स और एंटी मार्कोनिक दोनों तरह के काम करता है। पहला हमारा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये रिएक्शन होगा बच्चों। इसमें क्या होगा, मार्कोनिक ऑप्स रूल की तरह काम करेगा ये, कि जैसे हम लोग बच्चों इसमें H2O डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो आपको वाटर को क्या समझना है, H+ और OH-। तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज आता है बीच में, है ना, और H+ जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर। तो यहां प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHOH CH3, ठीक है बच्चों। इसी तरह से दूसरा आता है हमारा, उसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ये होता है एंटी मार्कोनिक ऑप्शन को फॉलो करता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर बच्चों हमने वाटर ऐड करा है इन प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन B2H6। बच्चों ये है B2H6, ये है B2H6, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जो लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होगा, यहां एंटी मार्कोनिक होगा तो नेगेटिव चार्ज चला जाएगा साइड में, है ना। तो CH3 CH2 CH2OH बन जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा हाइड्रोबोरेशन का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोपीन से बन जाएगा प्रोपेन-1-ऑल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये रहा हमारा एल्कीन का। तो एल्कीन बच्चों हमारा खत्म हो चुका है और वीडियो काफी लेंदी हो गया है। तो मैं चाहता हूं बच्चों कि आप लोग जो है इसको ढंग से एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में एल्काइन का और एरोमेटिक का मैं करवाऊंगा, यानी कि बेंजीन का करवाऊंगा, क्योंकि बेंजीन में ढेर सारा मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो अगर उसको भी लेके चलता तो 2-3 घंटे का वीडियो बन जाता है ये, ठीक है। तो मैं अभी बच्चों एल्कीन तक करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में एल्काइन और बेंजीन वाला कवर करूंगा, ठीक है बच्चों। तो जो नए हो बच्चों उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।